इंडियन ज्योग्राफी हमने शुरू करी है और इंडियन ज्योग्राफी को हम जो है वो मैप के थ्रू कवर कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा टारगेट हमने रखा है कि मैप रोज़ हम देख रहे हैं। वर्ल्ड मैप हमने पहले कवर किया, देन उसके बाद हम जो है वो अब इंडियन ज्योग्राफी को मैप के थ्रू कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए थे रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा एंड अब आप लोगों को आंसर करने हैं। देखते हैं कि लास्ट क्लास का आप लोगों को कितना याद रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी रेडी होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो कितने स्टेट से क्रॉस होती है? इजी क्वेश्चन, 8 स्टेट्स। सर अब मैं 8। अब मैं यहाँ पर एक स्टेट का नाम लूँगा, दैट इज़ उड़ीसा। क्या उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है? नहीं सर। नहीं। ठीक है। और क्या राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है? हाँ जी। कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? माही। माही रिवर। ओके। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा। गंगा रिवर की। ओके। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ कि क्या तेलंगाना जो है वो बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ? हाँ जी करता है। यस, ठीक है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर जो है वो बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा के साथ? मणिपुर नो सर। नहीं। मणिपुर जो है वो बॉर्डर नहीं शेयर करता त्रिपुरा के साथ। आप सभी आंसर करें कमेंट बॉक्स में, साथ साथ आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करें कि एक ही आंसर करा जल्दी जल्दी तो वो आंसर हो जाएगा, सब लोगों के आंसर आने चाहिए। ओके। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस स्टेट के पास है? कोस्ट लाइन की हम बात कर रहे हैं। गुजरात। गुजरात के पास है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन सी स्टेट आती है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आती है। ओके। मुझे बताओ कि नेपाल के साथ क्या वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है? नो सर। नेपाल के साथ मैम आपने कल भी गलत बोला था, आई थिंक शायद ये यस करता है। दार्जिलिंग वाला रीजन। यस। ठीक है। ओके। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है? सिरमौर। क्या सिर्फ सिरमौर? सोलन भी तो शेयर करता है। सोलन। ठीक है। ओके। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? हाँ करता है सर। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? सर। यस और नो? यस सर। नहीं करता, नहीं शेयर करता। आंध्र प्रदेश नीचे है, महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना के साथ। ओके। बिहार जो है छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है? नो सर। नहीं करता, बीच में झारखंड आ जाता है। बिहार जो है छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, बीच में झारखंड आ जाता है, ये ध्यान रखना। झारखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं? नो सर। करते हैं। यस सर। अब इसको कैसे याद करना? झारखंड से जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं वो यूपी होकर आते हैं, बिहार होकर नहीं आते, यूपी होकर आते हैं। बॉर्डर शेयर करता है बीच में, अभी दिखाता हूँ मैप में, डिस्कस करते हैं इसको अभी आगे। बट लेकिन ये कुछ बेसिक है जो हमने मतलब डिस्कस किया था रिलेटेड टू द इंडिया। देन उसके बाद मुझे बताओ कि इंडिया का जो एक्सटेंट है ना, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है? ईस्ट 2933। 2933, अप्रॉक्सीमेटली 2900 भी हम इसको लिख सकते हैं। और नॉर्थ से साउथ की तरफ? 3214। ओके। थ्री और टू वन टोटल एरिया कितना है?
सर 32 lakhs ऐसे कुछ। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,200 सिंपल इस तरह से ध्यान रखना, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। देन उसके बाद कौन सी कंट्री है जिसके साथ भारत जो है वो सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, मैक्सिमम बांग्लादेश। कितना? 4096। 4096। दूसरे नंबर पर कौन आती है? दूसरे नंबर पर ABC, BC, चाइना। चाइना। इस तरह से याद करो। फिर उसके बाद चाइना के साथ याद रखना 3488 है। फिर आता है पाकिस्तान, 3323 332। किलोमीटर। फिर चौथे नंबर पर नेपाल। नेपाल। पांचवे पर म्यांमार। म्यांमार। छठे पर भूटान। सातवें पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अब इसको कैसे याद करना है? BCPNMBA। MBA तो बन गया, ठीक है। अब सिर्फ P और N याद रखने हैं। बचपन में MBA करने का सपना सोचा था, तो ये ट्रिक भी बना सकते हैं आप। बचपन में BACHCY ये बड़ा बड़ा कर देना, ठीक है। बचपन, CH से चाइना हो गया, ठीक है। BA से याद रखना बांग्लादेश, ठीक है। पन PAN होगा, PN पनी पनी लिखना सिर्फ PN, तो P से पाकिस्तान, N से नेपाल, MBA म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? सर 106। 106। 106। और बॉर्डर का नाम क्या है? ड्यूरंड लाइन। कौन से ईयर? 1893। अच्छा 1893। और मैकमोहन लाइन कब बनी थी? 1914। 1914। एक ना जॉनसन लाइन भी है। जॉनसन लाइन आई थिंक 1854 की है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं इसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा। जॉनसन लाइन और मैकमोहन, हम लोग क्या करते हैं, जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट करते हैं और चाइना कहता है मैकमोहन को। बस यही इशू है, बॉर्डर इशू इंडिया और चाइना के बीच में। ये दो लाइंस का डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, जॉनसन और मैकमोहन। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी रेंजेस के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी हिमालयन रेंजेस है, चाहे वो ट्रांस हिमालयाज हो, चाहे फिर वो मिडल हिमालयाज हो, या फिर ग्रेटर हिमालयाज। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज की बात करते हैं। और नॉर्थ से साउथ में मुझे बताओ कि क्या सीक्वेंस रहता है? काराकोरम, लद्दाख। काराकोरम जांस्कर। सबसे ऊपर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद लद्दाख रेंज आती है। फिर जास्कर। उसके बाद जास्कर रेंज आती है। फिर उसके बाद यस। ग्रेटर हिमालयाज। फिर पीरपंच। पीर पंजाल, ठीक है। फिर धौलाधार। धौलाधार। फिर शिवा शिवालिक। शिवालिक, ठीक है। धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है? मानक पर। मानक पर्वत, ठीक है। मौलक मौलक सर मौलक। मानक और मौलक। मानक पर्वत कहते हैं शिवालिक को, और मौलक कहते हैं धौलाधार। धौलाधार को, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस जो हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो नॉर्थ से साउथ को जो ये है ना
रेंजेस का, ये प्रीलिम फैक्ट है। तो आप इसको, जो मैंने आप लोगों को कहा है कि प्रीलिम्स की अलग से एक नोटबुक लगा कर रखो, उसमें आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एक अरावली रेंज है, इस तरह से अरावली रेंज गुजरात से जो है वो दिल्ली तक चलती है। दिल्ली में रायसीना हिल्स है, वो अरावली हिल्स का पार्ट है। अरावली हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ गुरु शिखर, ये हमने डिस्कस किया था। विंध्याचल इस तरह से चलती है, और विंध्याचल में जो हाईएस्ट पीक आती है दैट इज़ सद्भावना शिखर। विंध्याचल का जो एक्सटेंशन बिहार में है ना, उसको किस नाम से कहते हैं? कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी गई है। फिर उसके बाद नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सतपुरा, महादेव और मैकाल आती है। सतपुरा में हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़। सतपुरा में हाईएस्ट पीक होगी धूपगढ़। और महादेव में हाईएस्ट पीक कौन सी है? अब इसको कैसे याद करना है? महादेव एम और पी, पचमरी, एमपी। ऑप्शन में आप लोगों को दिख जाएगा, तो बस ट्रिक के थ्रू हमें इसको याद करना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आते हैं आपके मैकाल। मैकाल में कौन सी? अमरकंटक। एम ए, इसको एम ए से याद करना है, अमरकंटक। तो ये जो पीक्स है ना, जितनी भी ये पीक्स है, और जो मैंने आप लोगों को कल पीडीएफ शेयर करी थी, जो कि हमारी क्लास पीपीटी भी है, उसमें ये मेंशन्ड है, ये सारे प्रीलिम फैक्ट है। तो ये भी अब आपको एक टेबल बनाकर इसका अपने जो नोटबुक है उसमें रख लेना। इंडिया की जब हम पूरी टेरिटरी की बात करते हैं इंक्लूडिंग पीओके, तो सबसे ज़्यादा टेरिटरी, सबसे बड़ी पीक कौन सी है जो हाईएस्ट है? K2 इंक्लूडिंग वोल, जो पूरी इंडियन टेरिटरी है, K2 आती है। वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन कौन कौन सी स्टेट्स में है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, कर्नाटका, केरला। कर्नाटका, केरला। ये और आप कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें? गुजरात या कोई फिर दादर एंड नागर हवेली। कोई और? तमिलनाडु। ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में, मतलब ये जो जंक्शन है ना नीचे यहाँ पर, अगर हम साउथ में बात करें, ये तो केरला होगा यहाँ पर, तो ये वाला, और यहाँ पर ये हो गया कर्नाटका, इस तरह से चल रहा है। तो ये जो पूरा जंक्शन है ना, ये भी वेस्टर्न घाट ही है, और इसको कहते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का जो एक्सटेंशन है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों में है। और हम लोग ये कहते हैं कि नीलगिरी हिल्स इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब यहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आकर मिलते हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना। और अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट का, तो उसका एक्सटेंशन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बस। यहाँ पे तेलंगाना को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ईस्टर्न घाट ऐसे अंदर की तरफ है और एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। जैसे वेस्टर्न घाट है ना, इस तरह से कंटिन्यूस है, बट लेकिन ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इस तरह की, जो कि अंदर को है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच से निकलती हैं नदियाँ, और जो ये नदियाँ यहाँ से इनके बीच से निकलती है ना, वो बनाती है डेल्टा। और डेल्टा मतलब डिपोजिशनल फीचर, मतलब यहाँ पर ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पर डिपॉजिट करती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ईस्ट कोस्ट वाले जो प्लेन है ना, वो ज़्यादा वाइडर है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में से कौन सी जो रेंज है वो ब्लॉक माउंटेन है?
वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। अगर मान लीजिए ऑप्शन आता कि ओनली ईस्टर्न घाट, ओनली वेस्टर्न घाट, बोथ और नन ऑफ दिस, अर्पणा मैम आप बताओ। वेस्टर्न घाट तो है, क्या ईस्टर्न घाट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन और नॉट? सर नहीं है। है, ईस्टर्न घाट भी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों, जितने भी ढक्कन प्लेट्यू की जो आपकी ये माउंटेन्स आते हैं ना, मोस्ट ऑफ आर ब्लॉक। देन उसके बाद हमने रिवर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एक नदी है जिसका नाम है तीस्ता। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। एक रिवर है जिसका नाम है पेन गंगा। सर गोदावरी। गोदावरी। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर वही करेगा जिससे वो पूछा जाएगा। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ पर है दीक्षा? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। एक रिवर है जिसका नाम है वैगई, VAIGAI। ये रिवर ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है या वेस्टर्न घाट की तरफ जाती है? अर्पणा। सर ईस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट की तरफ। ओके, ये फैक्ट है, ये याद करने पड़ेंगे और ऐसे ही याद होंगे। ओके ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद एक रिवर है जिसका नाम है मंदोवी। ये वेस्टर्न घाट की तरफ जाती है। मंदोवी रिवर वेस्टर्न घाट की तरफ जाती है, पहला पॉइंट। एक ना मंदोवी रिवर डिस्प्यूट है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है कि वो किन किन स्टेट्स के बीच में है। ऑप्शंस में सबसे पहले आते हैं महाराष्ट्र, सेकंड आते हैं गोवा, थर्ड आते हैं कर्नाटका। ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन गोवा, कर्नाटका। थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र और कर्नाटका। गोवा सर का क्या था? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। और ये भी प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, सॉइल्स का कवर हो गया, वेजिटेशन हमने कवर कर दी थी, मैंग्रोव्स हो गए थे। ठीक है, पुलिकट लेक कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और चिलिका? सर उड़ीसा। 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 ठीक, ये भी हमने कवर कर दिया। ओके, अब मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस देता हूँ। आप लोगों को ना उसको बताना है कि कौन सी रिवर नॉर्थ से साउथ में आ रही है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल सी रिवर्स पूछूंगा, आपको बस उसको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ, मतलब बताना है कि कौन सी नॉर्थ में कौन सी साउथ में है, इस तरह से। तो सबसे पहले आती है लूनी रिवर। पहले मैं रिवर्स के नाम लिख देता हूँ, उसके बाद आपने बताना है। मंडोवी रिवर, लूनी रिवर हो गई, मंडोवी रिवर हो गई, फिर उसके बाद होगी पेरियार, देन उसके बाद हम बात करते हैं साबरमती। एक हम रिवर की बात कर रहे हैं, दैट इज तापी।
एक रिवर की हम बात करते हैं, दैट इज़ माहे रिवर। आपको ना इन रिवर्स को अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये मैंने कल करवाया था क्लास में। तो सबसे पहले बताओ कि इसमें सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन सी रिवर आएगी। लूनी। सलूनी। फिर उसके बाद साबरमती। साबरमती। ठीक है, फिर साबरमती। तापी। फिर तापी। साबरमती के बाद हम कह रहे हैं तापी। तापी। साबरमती पहले होगी शायद। हमने सबसे पहले बोल दिया लूनी रिवर, फिर हमने कहा साबरमती रिवर, फिर हमने कहा तापी रिवर, फिर माही। सर तापी से ऊपर माही आनी चाहिए ना। तापी से ऊपर माही आनी चाहिए, फिर मांडोवी। फिर मंडोवी, फिर पेरियार। फिर पेरियार। तो आई थिंक अभी याद रहेगी नहीं हमेशा। ओके, एक रिवर है जिसका नाम है वैतरणी रिवर। ये जो वैतरणी रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है। सर वेस्ट फ्लोइंग। इसको वैतरणी भी कहते हैं और वैतरणा भी कहते हैं, याद रखना वेस्ट फ्लोइंग ये है। ओके, ये भी सही, ठीक है, गुड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे, और जो आज हम पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये बताओ कि जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से निकलती है। अमरकंटक। अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अमरकंटक। ओके, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडस जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। हाँ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्योंकि इंडस वेस्ट फ्लोइंग ही है, वो अरेबियन सी में जाती है। ओके, एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और क्वेश्चंस तो अभी याद भी नहीं आ रहे माइंड में। इतने काफ़ी है कि और पूछूं। बानस किसकी ट्रिब्यूटरी है। यमुना। मैम वही मिस्टेक करी आपने जो मैंने कल कहा चंबल। था। चंबल। डायरेक्ट हम पेपर में भी ऐसे अटेम्प्ट कर देंगे। बानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। चंबल जाके फिर यमुना को ज्वाइन करती है। ओके, केन किसकी ट्रिब्यूटरी है। यमुना। केन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और बेतवा। यमुना। यमुना। और अब ये केन बेतवा को लिंक करने की बात भी की जा रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज़। ओके ओके, आगरा कौन सी नदी के किनारे पर है। यमुना। यमुना। न्यू दिल्ली। वो भी यमुना। आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है काफ़ी। तो यमुना रिवर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यमुना रिवर आई थिंक जो पिछली सरकार 5 साल में नहीं कर सकी, वो इस साल का इस साल की जो अभी ये जो सरकार आई है उन्होंने 1 साल में कर दिया। ये आप लोगों को न्यूज़ में मेंशन है, वो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद मुझे एक रिवर का नाम बताओ, मतलब ये रिवर क्वेश्चन है, जो सिंध रिवर है ना, सिंध, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। चंबल की, बेतवा की और केन की, या फिर यमुना। यमुना की। सिंध जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, झांसी का तो आप लोग सभी ने नाम सुना होगा कि झांसी एक फेमस सिटी है। कौन सी रिवर के किनारे पर है। ऑप्शन देता हूँ, सिंध, बेतवा, केन, सोन। बेटवा। बेतवा इम्पॉर्टेंट ये भी, ठीक है। तो अभी हम नया शुरू करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे मेजर लेक्स के बारे में कि भारत के कौन कौन सी मेजर लेक्स है।
तो सबसे पहले तो देखो जो ये मेंशन्ड है यहाँ पर, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आप इसको जो है वो बनाने लग जाओ, क्योंकि ये जो पीपीटी है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो जस्ट आपको यहीं से लर्न करना है, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद अगर आप अभी क्लास नोट्स बना रहे हो साथ के साथ, तो इनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको कवर कर लेना है। थर्ड, आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है कि लेक्स को नॉर्थ से साउथ को अरेंज करना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करना है, मेजर लेक्स को सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से एग्ज़ाम में बनते हैं। और देन उसके बाद कुछ लेक्स का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है, इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है, वो हमें कवर करना है, वो हम साथ के साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इंडिया की सबसे लंबी लेक कौन सी है? सर वुलर। सबसे लंबी? पूरी ज्योग्राफी कवर कर दी है, इंडियन ज्योग्राफी, और अभी इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट भी है। एक तो आप लोगों को क्या गोविंद करना है, सागर। हाँ जी, गोविंद सबसे सागर। मैम सबसे लंबी लेक, लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड। कहाँ पर है ये वेम्बनाड? केरला। केरला। वूलर लेक फ्रेश वाटर लेक है। और कौन सी नदी जो है वो वूलर लेक को फेड करती है, पानी प्रोवाइड करती है? झेलम। झेलम। ऐसे ऐसे पॉइंट्स अब एग्ज़ाम में आते हैं। तो शुरुआत नॉर्थ से करते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर झेलम। उसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखना ये हो गया आपकी मनसबल, फिर नीचे आते हैं यहाँ पर डल लेक। 3 लेक्स है जम्मू एंड कश्मीर, तीनों का आपको नॉर्थ से साउथ याद रखना है। लद्दाख में यहाँ पर आती है पैंगोंग लेक, इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक यही लेक इम्पॉर्टेंट है। वैसे और भी आते हैं, तसोकर भी आते हैं, वो सब भी है, बट लेकिन इतनी याद रखना। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक साइड पर यहाँ पर 3 आती है और इधर 2 आती है। तो यहाँ पर एक तो खजियार हो गई। खजियार कहाँ पर है? चंबा। सर चंबा। चंबा। और महाराणा प्रताप सागर? बिलासपुर। कांगड़ा। नहीं। कांगड़ा। कांगड़ा। पोंग डैम। पोंग डैम आजकल न्यूज़ में था, बहुत इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। देन उसके बाद अगर हम यहाँ ईस्ट वाली साइड पे देखें तो सूरजताल, चंद्रताल और नाको लेक। नाको लेक इज इन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है नाको लेक? किन्नौर। किन्नौर। सूरजताल और चंद्रताल, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से? चंद्रभागा। सूरजताल से कौन सी निकलती है? भागा। और चंद्रताल से निकलती है चंद्रा। चंद्रा। दोनों मिलते हैं तांडी में बनाती है चंद्रभागा, जो चनाब बनती है बाद में जाकर। फिर उसके बाद उत्तराखंड की 3 लेक्स है, ये याद रखनी है। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे नॉर्थ में आती है रूपकुंड, फिर उसके बाद आता है सताई लेक और एक भीमताल, सातल और भीमताल, ये 3 याद रखना। बिहार में सिर्फ एक ही है, दैट इज़ कंवर लेक। और बिहार इलेक्शन की वजह से बिहार न्यूज़ में है, तो ये लेक भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यूपी में अगर हम बात करें तो एक लेक आती है बेला सागर। और बिहार की ना 2 लेक्स है जिनको अभी रामसर साइट भी डिक्लेयर किया है। एक तो उदयपुर है आई थिंक शायद, और दूसरी का नाम याद है किसी को? सर ऑप्शन दो कुछ है याद तो। गोकुल, हाँ जी बिल्कुल। उदयपुर और गोकुल जलाशय, ये दोनों हैं आई थिंक। जो गोकुल है ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, और उदयपुर झील अगर हम बात करें तो चंपारण में है, वेस्ट चंपारण। तो ये नोट डाउन कर लेना, गोकुल और उदयपुर। ये प्रीलिम फैक्ट हो गए। अभी टोटल कितनी हो गई? 93 रामसर साइट्स हो गई। रामसर साइट 93, 2 नई बनी है उदयपुर गोकुल, 93 हो गई रामसर साइट। और रामसर कन्वेंशन 1971 में रामसर ईरान में हुआ था। और वेटलैंड डे कब होता है? 2 फेब। 2 फेब। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्रीलिम्स के हैं।
तो ये प्रीलिम वाली नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। ये करंट भी साथ साथ ही कवर हो जा रहा है। फिर उसके बाद देखो राजस्थान की जो ये हरियाणा वाली एक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना एक रेणुका जी भी है हिमाचल प्रदेश में। और आपको पता है रेणुका जी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वो रामसर साइट में आती है हाँ और सिरमौर में है। और कौन से ऋषि से लिंक करती है? फिर क्या बोल रहे हो? कौन से ऋषि परशुराम। से लिंक करती है? जमदाग्नि और परशुराम। ओके। और आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है कि ये सबसे छोटी रामसर साइट है पर ये इंडिया लेक डर्टी भी बहुत है ना। हाँ वो तो चलो एक अलग एस्पेक्ट है, बट लेकिन ये सबसे छोटी रामसर साइट है। तो ये भी ध्यान रखना इससे रिलेटेड कि रेणुका जी सबसे छोटी है। पंजाब में 2 आती है, कंजली और हरिके। ये लोगों का जो पीसीएस वाले हैं या जो पेपर सेट कर रहा है, अभी लेवल इस तरह का बन गया है कि हिमाचल प्रदेश में तो 3 रामसर साइट है, वो पूछ लेंगे हरियाणा में कितनी है और पंजाब में कितनी है। तो पंजाब में 2 याद रखना और हरियाणा में 1 है, ठीक है। और जो ये हरियाणा में 3 है। एक तो ये हो गया आपकी ब्रह्मा सरोवर, देन उसका बढ़लकल लेक और दमदमा लेक, ये 3 याद रखना। यूपी में बेला सागर एक, और राजस्थान की तो याद रखनी इम्पॉर्टेंट है, सांबर लेक हो गई, पुष्कर लेक हो गई, पिचोला लेक हो गई और देहबर लेक। जो ये गुजरात वाली है, एक कनिकारा हो गई और एक हो गई हरमीरसर लेक। शिव सागर लेक कनकड़िया आपकी- लेक। हाँ जी सर कनकड़िया लेक मैंने विजिट कनकड़िया। किया है। ठीक है। और शिव सागर लेक महाराष्ट्र में। ये 3 लेक्स तेलंगाना की है जो याद रखनी है, ओस्मान सागर, हुसैन सागर, हिमतियार सागर। और आंध्र प्रदेश में आती है कलेरू। उड़ीसा की याद रखना यहाँ पर चिलिका लेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साउथ इंडिया की जो लेक्स है ना, इसमें देखो उलसूर को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है एक बार, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना। इट इज़ इन कर्नाटका। पुलिकिट अगर हम बात करें तो इसका एक्सटेंशन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में है। और कौन सा आइलैंड है यहाँ पर? पुलिकिट लेक के पास में कौन सा आइलैंड है? फेमस है बहुत, श्रीहरिकोटा। यहाँ पर क्या है? ISRO का हेडक्वार्टर। एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि ISRO यहाँ से वर्क करता है यहाँ पे काफ़ी। अब यहाँ पर प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है ISRO? जल्दी बताओ भाई, दीक्षा और नेहा मैम। 19 1969। और जो DRDO है, 2 इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम फैक्ट है, साथ में नोट डाउन कर लेना। DRDO एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1958 में, और सेम ईयर में नासा भी एस्टेब्लिश्ड हुआ है। DRDO और नासा दोनों ही जो है वो एक साल में एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, और ISRO जो है वो 1969 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। देन उसके बाद तमिलनाडु की लेक्स की बात करते हैं, तो चिदम्बरम लेक और कैलीवेली लेक और एक वीरानम लेक, ये तीनों लेक्स के नाम याद किए जा सकते हैं। इजी है, सिंपल है। और तमिलनाडु की जो लेक्स है ना, वो रामसर साइट्स है, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया में अगर हम बात करें तो वो तमिलनाडु में है। देन उसके बाद केरला की जो लेक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको सिर्फ एक लेक का नाम याद रखना, एक तो वेम्बनाड लेक हो गई, ठीक है, और दूसरी अष्टमुडी। ये 2 के नाम याद करने हैं बस, बाकी छोड़ सकते हैं क्योंकि करंट में भी ऑलमोस्ट रहती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट की एक लेक हो गई फेमस, लोकतक। किस लिए फेमस है ये? फ्लोटिंग आइलैंड के लिए।
असम में एक लेक आती है दीपौर बिल, ये क्यों स्पेशल है? डांसिंग डियर। लोकतक इज फेमस फॉर डांसिंग डे। पर ऑक्सबो लेक्स बनाती है ये दीपौर भी। ठीक है, ऑक्सबो लेक ये है ऑलरेडी। और पॉइंट? जो ये दीपौर बील है ना, ये ओनली रामसर साइट है इन असम। ओके। असम में जो ये लेक है ना यहाँ पर मणि आपका मेघालय में, जिसका नाम है उमयम लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, इसको लेकर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रखा है। चोलामू लेक सिक्किम में है। देन उसके बाद एक तत्सुमोगो लेक, ये भी सिक्किम में, ये 2 लेक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी कुछ एक इंपॉर्टेंट लेक्स है। अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको इनको सिंपल याद करना है और टारगेट करो कि रोज़ की 3-3 स्टेट्स रख लो, उनकी लेक्स को याद करना, ताकि हमें ये टिप्स पे याद हो कि हाँ ये लेक यहाँ पर है। तो ये अब आप लोगों के लिए होमवर्क भी है एक तरह से कि आपको इन लेक्स को सबको याद करना है। और कल मैं आप लोगों से फिर सुनूंगा, तो कल आपको सारी याद होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पर। देन उसके बाद कैटेगरी वाइज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले देखो फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करें तो वो लेक्स होती है जिनके पास जो है वो फ्रेश पानी जा रहा है, और ये पानी फिर ड्रिंकिंग और इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सॉल्ट वाटर लेक की अगर हम बात करें तो ये सिंपली कह सकते हैं कि या तो उनके पास क्या है, सॉल्ट है, या फिर वो ब्रैकिश वाटर है। सॉल्ट की अगर हम बात करें सांबर लेक हो गई। अब सांबर में थोड़ी ना कोई समुद्र का पानी आ रहा है, वो एक नेचुरल फैक्टर है। फिर उसका ब्रैकिश लेक का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई ये अरेबियन सी हो गया और इसका पानी इस तरह से धरती के अंदर घुस रहा है, यहाँ पर एंटर कर रहा है, तो फिर वो पानी जब टाइड वापस जाएगा तो वो पानी वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी रुक जाता है इस जगह पे। तो फिर यहाँ जो लेक बन जाती है दैट इज़ ब्रैकिश वाटर लेक। इसको क्या कहते हैं? केरला में जो बैक वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं? यार ख्याल। एग्जाम्पल वेम्बनाड लेक को वेम्बनाड क्याल भी कहते वेम्बनाड। हैं। नेचुरल लेक्स की बात करें जो कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बन रही है, नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से जो लेक बन रही है। ऑक्सबो लेक्स को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लास्ट टाइम फिर से बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई नदी इस तरह से बह रही है, ये कोई नदी बह रही है इस तरह से, जो ये वाली जो साइडें होती है ना इनको बोलते हैं मींडर्स। जो ये नदी घूम घूम के चलती है ना पहाड़ों में ऐसे, तो फिर ये वाली जो साइडें होती है इसको बोलते हैं मींडर्स। अब कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ से जो है वो नदी का फ्लो आ रहा है, पानी आ रहा है, ये बहुत तेज़ आ जाता है, बहुत सारा अपने साथ जो है वो इरोडेड मटेरियल लेकर आता है, और वो क्या करता है इन रास्तों को ब्लॉक कर देता है और पानी सीधा यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। तो ये जो एरिया बच गया ना यहाँ पर इस रीजन में, यहाँ पर ये वाला जो रीजन बच गया, इसको जो है वो क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं। अब इसमें इस रीजन में भी पानी खड़ा होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो पानी है वो नहीं रहेगा। पहले क्या हो रहा था, रिवर इस तरह से बह रही थी, फिर ये वाला रीजन जब ब्लॉक हो गया यहाँ का दोनों का, तो ये इसमें पानी खड़ा रह गया, और पानी अगर रुक गया तो दैट इज़ लेक। तो इस तरह की लेक को कहा जाता है ऑक्सबो लेक, और जो दीपौर झील है वो इसका एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल लेक्स जो हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही थी, हमने क्या किया यहाँ पर डैम बना दिया, तो उसके बाद फिर पीछे को पानी रुकना शुरू हो गया और ये बन गई लेक। इसका एग्जाम्पल होगा गोविंद सागर लेक। ठीक है। क्रेटर लेक का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, इसको मैं आपको समझा देता हूँ एक बार बहुत अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये कह लेते हैं कि ये जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, यहाँ से जो है वो मैग्मा जो है बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर जो है वो मैग्मा चैम्बर है, इस मैग्मा चैम्बर का जो मैग्मा है वो ख़त्म हो गया। ये एक टर्म है, मैं आपको 2 टर्म्स बताता हूँ, एक होगी मैग्मा, एक होगी लावा। जब तक जो मटेरियल है, जो ये मोल्टन मटेरियल है धरती के अंदर है, तब तक उसको मैग्मा बोलते हैं। जैसे वो धरती के बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। तो जब ये लावा मतलब प्रॉपर पूरा मैग्मा चैम्बर अंदर खाली हो गया और लावा सारा बाहर निकल गया, तो उसके बाद इस रीजन में क्या होता है, यहाँ पर जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर पानी यहाँ पर स्टोर हो जाता है, तो इसको जो वो क्रेटर कहते हैं, क्रेटर लेक। और इसका एग्जांपल महाराष्ट्र में लोरनाथ लेक भी है, सिंपल ध्यान रखें। और
कई लोग कहते हैं कि वो एस्ट्रॉयड जो वो टकराया था, बट कोई लोग कहते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है। देन उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, जैसे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करें दैट इज़ वोलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक की अगर हम बात करें तो सांबर लेक, जो कि राजस्थान में है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक की अगर हम बात करें तो वो चिलिका लेक है, जो उड़ीसा में है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की अगर हम बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये जो डैम है, और डैम बनाया गया फिर ये लेक बनी थी, और उत्तर प्रदेश में ही है। लॉन्गेस्ट लेक की अगर हम बात करें तो दैट इज़ वेम्बनाड लेक, ये केरला में है। तो ये फैक्ट आपको याद करना है क्लियरली। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स इन इंडिया, तो वेम्बनाड पहले नंबर पर आती है, दूसरे पर चिलिका, तीसरे पर शिवाजी सागर लेक आती है, फोर्थ पर इंदिरा सागर आती है, फिफ्थ पर पैंगोंग, फिर सिक्स पे पोलिकेट हो गया, सरदार सरोवर 7, एट्थ पे अगर हो गया आपकी नागार्जुना सागर लेक, लोकतक लेक हो गया, फिर वोलर लेक। इनकी स्टेट्स भी मैंशनड है यहाँ पर, और इनका टाइप भी मैंशनड है किस तरह की लेक है। तो अगर आप ये 10 भी याद कर ले तो इतना काफ़ी रहेगा। रेस्ट हम मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि सिटी ऑफ लेक्स जब उदयपुर को कहा जाता है, उदयपुर इज़ इन राजस्थान। ये छोटा सा एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना। उससे बाद आप याद रखना फेमस लेक्स अगर हम बात करें उदयपुर की, तो एक पिचोला लेक हो गई, फतेह सागर लेक हो गई, जैसमंद हो गई, उदय सागर लेक हो गई। तो ये 4, इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत है, और एक तरह से अगर हम बात करें जोग्राफिकल की, तो दोनों तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर उसका सॉल्ट वाटर लेक्स की अगर हम बात करें भारत में कौन कौन सी है, तो सांभर याद रखना राजस्थान में है, चिलिका की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में है, पुलिकेट की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और लोनार की अगर हम बात करें तो वो महाराष्ट्र में है। अब ये जो लोनार लेक है ना, कुछ टाइम पहले लोगों की नज़र नहीं गई थी इसके ऊपर, लेकिन है ना पानी का कलर चेंज होने लगा, तो इसलिए फिर ये अट्रैक्टिंग पॉइंट बन गया। तो ये लेक्स के बारे में ध्यान रखना। पुलिकेट लेक का एक्सटेंशन थोड़ा सा जो है वो तमिलनाडु में भी आता है। फिर उसके बाद लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेंस का क्वेश्चन मेंस के लिए पॉइंट्स बन सकते हैं। तो वाटर सप्लाई हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हो गया, टूरिज्म के लिए हो गया, फ्लड कंट्रोल और लाइवलीहुड। फ्लड कंट्रोल कैसे, मान लो ये नदी बह रही है, जहाँ पर कोई डैम बना दिया, पानी पीछे वाली साइड सारा रोक दिया, तो फिर क्या हो गया कि फ्लड को कंट्रोल कर लिया। लाइवलीहुड सपोर्ट कैसे होगी, जब ये डैम बना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा। टूरिज़्म के लिए कैसे, जैसे शिकारा चलाया गया था अभी, अगर हम बात करें गोविंद सागर लेक के ऊपर, तो वो टूरिज़्म प्रमोट कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे, एक तो जो फिशेज़ है हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ में देखो ये क्या बन गए रामसर साइट। अगर रामसर साइट बन रही है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी कर रहे हैं। और वाटर सप्लाई का तो कॉमन एग्जांपल रहता है कि पीने के लिए पानी और जो इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर उसका डैम्स की बात करते हैं, कौन कौन से मेजर डैम है भारत में। तो सबसे पहले तो देखो हिमाचल प्रदेश से शुरू करते हैं, भाखड़ा नंगल डैम, चमेरा डैम, और दुलहस्ती याद रखना इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। और एक और डैम आता है दैट इज़ रंजीत सागर डैम। ये 3-4 डैम्स जो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद तहरी डैम, ठीक है, इट इज़ इन उत्तराखंड। देन उसके बाद नानक सागर डैम, ये भी उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद आपको जो डैम याद करने हैं, जो इम्पॉर्टेंट डैम है सिर्फ वही बता रहा हूँ। एक तो रिहान डैम के बारे में याद रखना, इट इज़ इन यूपी, ये उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर, इम्पॉर्टेंट। देन उसके बाद जो आपको याद रखना है सरदार सरोवर, ये भी नर्मदा रिवर के ऊपर है, इम्पॉर्टेंट है। केओना डैम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन उसके बाद जो आपको याद रखना है नाजिम सागर को, ये याद रखना, नागार्जुन सागर को याद करना, इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी स्टेट में, ये पूछा जा सकता है, कौन सी रिवर पर है, ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको कृष्णा राजा सागर डैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मितू डैम भी इंपॉर्टेंट है, भवानी सागर भी इंपॉर्टेंट है, और मुल्ला पेरियार भी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि तो रिवर डिस्प्यूट चले हैं, जैसे कृष्णा वाटर, कावेरी वाटर, मंदोवी रिवर, ये सब डिस्प्यूट चले हैं। तो ये डिस्प्यूट क्यों चले हैं, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु ने एक नदी के ऊपर डैम बना दिया, उसने पानी रोक दिया, कर्नाटका ने डैम बनाया, रोक दिया। तो इससे क्या है कि जो साउदर्न जो स्टेट्स है ये आपस में लड़ती रहती है, वाटर डिस्प्यूट होते चलते हैं, तो उसकी वजह से रिवर भी न्यूज़ में आ जाती है और डैम भी न्यूज़ में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक तो ये कारण हो गया।
और जो सेकंड कारण आता है दैट इज़ मानसून। अब मानसून के टाइम पे क्या होता है कि इन डैम्स में पानी ओवरफ्लो होना शुरू होता है, फिर इन डैम्स को खोला जाता है, फिर और फ्लड लाइक कंडीशन जो है वो देखी जाती है साउथ इंडिया में। एक पॉइंट ये भी यहाँ पर लिंक होता है। फिर उसके बाद मेजर डैम्स अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डैम याद रखना टिहरी डैम, ये उत्तराखंड में है, इसकी हाइट याद रखना 260.5 मीटर। लेंथ अगर हम बात करें तो इसकी 575 है। और रिवर याद रखना भागीरथी, उत्तराखंड में ये है और ये 2006 में कंप्लीट हो गया था फर्स्ट फेज। लॉन्गेस्ट डैम याद रखना हीराकुंड डैम उड़ीसा में है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी 25.79 किलोमीटर, तकरीबन 25 किलोमीटर, ठीक है। और जो मेन डैम मतलब डैम की जो मेन लेंथ है वो 4.8 किलोमीटर है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो डैम है उसकी मेन मतलब जो मेन डैम है उसकी लेंथ कितनी है 4.8 किलोमीटर, और वैसे इतनी आती है 25। देन कौन सी नदी है महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है, अमरकंटक, छत्तीसगढ़ से निकलती है ना ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद ओल्डेस्ट डैम याद रखना कलनाई डैम तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर के ऊपर है और ये ओल्डेस्ट डैम है और ये 100 BCE से लेकर 100 AD के बीच में, मतलब ओल्डेस्ट डैम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगी। फिर उसके बाद मेजर डैम्स की लिस्ट है, रिवर का नाम यहाँ पर मेंशन है, स्टेट यहाँ पर मेंशन है, एटलीस्ट ये तो आपको याद करना ही करना है। उसके बाद वाटरफॉल्स की बात करते हैं, तो वाटरफॉल्स की लिस्ट यहाँ पर ये मेंशनड है, तो याद रखना, ठीक है। कुंचिकल वाटरफॉल ये जो है वो कर्नाटका में है और जो है वो ये एक तरह से अगर हम बात करें टॉलेस्ट जो है वो वाटरफॉल है। सिर्फ एक का नाम याद करना और आप उसके बाद मेघालय के जो वाटरफॉल है ना ये ज़रूर याद करना। नुकाईकल, ठीक है, नुकाईकई एक ये, और दूसरा आपका ये नोसिंगीथंग फॉल, ये पूछा जा सकता है। तो मेघालय के वाटरफॉल हो गए और उसके बाद जो हमारा सबसे टॉलेस्ट वाला हो गया ये एक याद रखना। और दूध सागर ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये साउथ गोवा में। तो ये 5 तो आप याद कर ही सकते हैं, सिंपल, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 जो है वो याद करके रखना इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद मेजर सी की अगर हम बात करें कौन कौन से पोर्ट्स हैं, तो मेजर माइनर यहाँ पे दोनों मेंशन है। तो सबसे पहले तो देखो नॉर्थ से साउथ आपको ये याद होने चाहिए, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड उसके बाद ये जो मेजर पोर्ट्स हैं ना ये वाले तो आपको सारे याद होने चाहिए, स्टेट याद होनी चाहिए, प्लस साथ में कौन कौन सी चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, ये HS लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट फैक्ट है, सिर्फ याद करना पड़ेगा। इसको कनेक्ट हम और कैसे कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जूट की। जूट कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, अरपना में। सर जूट हाँ, इंडिया में सर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल। अब अगर मैं ये कहूँ कि जूट को हम जो है वो कंडला पोर्ट से लेकर जाएंगे तो क्या पॉसिबल है, कंडला पोर्ट इज इन गुजरात, पॉसिबल है या नहीं? नहीं सर। सर ठीक है, नहीं, तो सिंपल इस तरह से तो कुछ एक ऐसे याद हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कॉटन की, तो सिंपली कह सकते हैं ना कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल पर अच्छी होती है, तो वो गुजरात या महाराष्ट्र के कोई भी पोर्ट है वहाँ से उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वहाँ से उसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इंडस्ट्री जो है जैसे मेजर एक्सपोर्ट है वो वहीं से लिंक हो जाते हैं, आप इसको ईजिली कवर कर सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। तो ये 13 पोर्ट तो एटलीस्ट आप याद रखना, ये 13 पोर्ट्स ये तो कवर करने ही करने हैं हमें। तो सबसे देखो गुजरात में अगर हम यहाँ पे बात करें
तो एक तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, कंडला पोर्ट है। कंडला पोर्ट को जो है वो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इनमें से कौन सा है जो प्राइवेट ऑन कर रहे हैं अभी? फुली प्राइवेटली? नेहा मैम आपने पहले भी इसका नाम बताया था। मुंद्रा पोर्ट, बिल्कुल सही। जो मुंद्रा पोर्ट है वो फुली प्राइवेट ओन कर रहा है। कौन सी कंपनी इसको ओन करती है? अडानी। अडानी ग्रुप। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखना, थोड़ा करंट के साथ लिंक हो रहा है मुंद्रा पोर्ट। फिर उसके बाद देखो हल्दिया, ठीक है, पारादीप, विशाखापट्टनम। ये तो सिंपल याद हो जाते हैं कि विशाखापट्टनम पता है कि आंध्र प्रदेश में, तो थोड़ा तो आइडिया हो जाएगा। मुझे एक ऐसे पोर्ट का नाम बताओ जो कि रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन का मतलब पता क्या हुआ? रिवराइन का मतलब हुआ कि ये पोर्ट नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये याद रखना, ये है कोलकाता पोर्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको कवर करनी है, याद करना है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ मेजर ट्राइब्स के बारे में। तो गद्दी अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, और याद रखना गद्दी एक तो मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। गुज्जर है मुस्लिम और हिंदू, गद्दी नहीं, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट। और गद्दी जम्मू एंड कश्मीर में भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद औरन ट्राइब, ये आपका हरियाणा वाले रीजन में, जो कि यूपी के साथ बॉर्डर टच करता है, और खासी जो है वो आते हैं आपके यूपी में। फिर उसका देखो गोंड, भील याद रखना, भील प्रदेश अलग से डिमांड करते रहते हैं और गोंड भी यहाँ पर आ जाते हैं इस रीजन में। देन उसके बाद डोडैया, ये आपका गुजरात वाला रीजन हो गया। यहाँ पर संथल, ये रीजन हो गया सारा। यहाँ पर आपको संथल ट्राइब और उनके आगे वंशज देखने को मिलेंगे। तो ये ट्राइब्स है इंपॉर्टेंट, और ये लिस्ट है इनकी, आपका याद कर सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो गद्दी, गुज्जर और किन्नर, 3 मेन। और जम्मू एंड कश्मीर अगर हम बात करें तो गद्दी और बकरवाल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भील, मीना, ठीक है, कोठराई, और ये आई थिंक गरसिस है। फिर उसके बाद गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, भील आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिड्डी कम्युनिटी आजकल न्यूज़ में चल रही है, ठीक है, ये अफ्रीकन रूट्स हैं इनके, 2 के नाम याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे आते हैं, एक तो भील हो गया, दूसरा गोंड हो गया। भील गोंड 2 याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। तेलंगाना की एक ट्राइब है जिनका नाम है खोंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है, खोंड। और एक और यहाँ पर आते हैं जिनका एक जो है वो फेस्टिवल भी होता है, आई थिंक शायद खोंडी है वो, ये ट्राइब एक इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद महाराष्ट्र की तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो बैना याद रखना, और दूसरा ढोडिया, ये भी याद कर सकते हैं। तो ये वैसे यहाँ पर भी लिंक हो जाते हैं क्योंकि ये पहले पूरा का पूरा रीजन एक था। कर्नाटका की जो आपको याद रखने, एक तो गोंड यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा भील आप यहाँ पर कर सकते हैं, और दूसरा बर्दा, ये इंपॉर्टेंट है। केरला की अगर हम बात करें जो अभी न्यूज़ में थी दैट इज़ इरलू, ये इरला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपलास भी याद किए जा सकते हैं, और कादर्स, ये याद करके रखना। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो टोडे, कोटे, ये तो ऑलमोस्ट सारे रहते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं रहती, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक स्नेलीज भी आता है, वो भी याद करना। और जो आंध्र प्रदेश, सॉरी आपकी अंडमान निकोबार है, इसकी तो सारी याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन जिन स्टेट्स का आपको सारी याद करनी है ना, उसमें एक तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। इनकी ट्राइब्स के नाम तो आपको याद करने हैं सारी, मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इनको और एक तरीके से याद किया जाता है, वो मैं आप लोगों को फर्दर आगे पढ़ाऊँगा, वो लैंग्वेज फैमिली से करेंगे। जैसे 4 मेन लैंग्वेज आती है ना, इंडो ऑस्ट्रियन, जो आपके तिब्बतियंस हो गए, या फिर जो आपके इंडो आर्यंस हो गए, या जो द्रविडियन हो गए, इनका जो लैंग्वेज ग्रुप है ना, उसके साथ लिंक करके मैं आप लोगों को कवर करवाऊँगा। इसमें संथल वगैरह सब कुछ कवर हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को आप सिंपल यहाँ पर एक बार पढ़ना, हम इसको लैंग्वेज जो है वो उनके साथ कवर करेंगे।
वाटर वेज, नेशनल हाईवे सबको याद रहते हैं, बट लेकिन ये वाटर वेज को लेकर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नेशनल वाटर मतलब जो वाटर वेज यानी कि जैसे हाईवे है ना नेशनल हाईवे वैसे ही है। तो ये फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे 1 गंगा भागीरथी हुगली रिवर के ऊपर, इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला। उसके बाद दूसरा याद रखना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, इस तरह से, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, सदिया वाला, ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। पहला वाला 1620 किलोमीटर का है, दूसरा 891 किलोमीटर। थर्ड वन याद रखना वेस्ट कोस्ट कनाल, ठीक है यहाँ पर। और ये जो नेशनल हाईवे थर्ड है, नेशनल वाटरवे थर्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस रीजन में यहाँ पर है। 4 अगर हम बात करें तो कृष्णा रिवर के ऊपर, इस तरह से, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आपको जो याद करने हैं ना 4 भी अगर याद कर लेते तो इनफ रहेगा, बस इतना ही पढ़ना। वैसे इंपॉर्टेंट सारे मेंशन्ड है, लेकिन अगर हम 4 भी कर लेते हैं तो काफ़ी रहेगा, उसके बाद कुछ आइडिया लग जाता है। तो 4 तो करना ही है, शुरू के 4। नर्मदा रिवर के ऊपर भी पूछा सकते तो नेशनल वाटरवे 73 है। तापी रिवर के ऊपर तो वो नेशनल वाटरवे 100, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये करंट बेस्ड है, पर वैसे ये 4 तो न्यूज़ में रहते हैं तो इनको कवर किया जा सकता है। और जो ये वाटरवेज है ना, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा सस्ते होते हैं, तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ पर उतना नहीं होता ज़्यादा। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो जैसे ये वाला जो रीजन है यहाँ पर गंगा रिवर वाला, ये तो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। ये टॉपिक जो है वो वैसे एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट लेकिन हम इसको मैप सेक्शन के थ्रू यहीं पर कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि यूनेस्को ने जो है वो डेजिग्नेट किया है स्पेशली किस लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च। मतलब ऐसा रीजन जिसको यूनेस्को ने कहा कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिक्लेयर करेंगे, तो दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। मान लीजिए कोई एक ये रीज़न है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो यूनेस्को को पता चली कि बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो बहुत रिच स्पीशीज़ है, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यहाँ पर ज़रूरी है और साइंटिफिक रिसर्च भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो उस रीजन को डिक्लेयर कर दिया बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपल यही डेफिनेशन आपको जॉब पेपर में लिखनी है, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना, एग्जैक्ट यही लिखो। फिर उसके बाद इसमें 3 जोन्स आते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेन स्पीशीज़ रहती है, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्या आप लोग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके घर बना सकते हैं? रिस्ट्रिक्टेड है, परमिशन लेनी पड़ेगी, पर घर बनाने की तो फिर भी नहीं मिलेगी। सेकंड, उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन एक ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ होंगी जिससे नुकसान ना हो। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर रिसर्च वर्क हो सकता है, यहाँ पर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट देख सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टूरिज़्म यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट होगी बट लेकिन सस्टेनेबल वे को फॉलो किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई ह्यूमंस रह रहे हैं तो उनको ये परमिशन नहीं होगी कि वो अपनी कोई कंपनी लगा दे, कोई अपनी फैक्ट्री लगा दे, क्योंकि वो फैक्ट्री इस रीजन को हार्म कर सकती है, क्योंकि वो बफर जोन का पार्ट है। एक तरह से कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए बफर हमने एक जोन रख दिया। फिर उसके बाद आता है थर्ड, दैट इज़ ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में रिसर्च वर्क भी हो सकता है, यहाँ पर आपका जो है वो इंस्टीट्यूट भी लग सकते हैं, यहाँ पर घर भी बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर जो है वो टूरिज़्म भी प्रमोट हो सकता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू बफर या कोर यहाँ पर उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। तो ये 3 जोन्स हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और टारगेट क्या है? कंजर्व करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और साइंटिफिक रिसर्च। तो जब मान लीजिए आपने बायोस्फीयर रिजर्व को लिखा तो उसके बाद आपको मेंस के लिए नीचे ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखना है, ऑब्जेक्टिव, फिर उसको अंडरलाइन किया, फिर ऑब्जेक्टिव बता दिया क्या है, फिर उसके बाद बता दिया कि 3 जोन्स इसके अंडर आते हैं। सेम इसी तरह का डायग्राम आपको बनाना है पेपर में भी, कि कोर जोन हो गया, बफर जोन हो गया और ट्रांजिशन जोन। फिर एक और तरह से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क हो गए, ये सभी जो है वो क्या है, कोर जोन का पार्ट है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कोर जोन में आता है, कौन सा नहीं आता। फिर उसके बाद भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स है भारत में जो कि अलग अलग स्टेट में मेंशन्ड है। सिंपल, तो सबसे पहले तो देखो
थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं तो 134 कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जिनके पास जो है वो 748 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें से भारत के पास अगर हम बात करें तो 18 है, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पहला है। तो अभी तक तो हमने नीलगिरी हिल्स के बारे में क्या पढ़ा था कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आपस में मिल रही है। अब हमें एक नया फैक्ट पता चला कि नीलगिरी हिल्स जो है वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, और लेटेस्ट वन दैट इज़ पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है। तो पन्ना क्या है, पन्ना नेशनल पार्क भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। तो इस तरह से भी क्लियर होगा। तो मतलब अब ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। तो हमें पता चला दो नए हमने यहाँ पे वर्ड्स देखे, नीलगिरी रिजर्व जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और पन्ना जो लेटेस्ट बना है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत। देन उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो 18 हैं इनमें से मतलब आपके 12 जो है वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब एक नया वर्ड आ गया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1971 में यूनेस्को ने शुरू किया था। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, तो सबसे पहले तो याद रखना कोल डेजर्ट, इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। देन नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। कंचनजंगा अगर हम बात करें तो सिक्किम में है, ये मिक्स साइट है। मानस दिब्रू शैखोवा, इट इज़ इन असम। दिबांग इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। देन उसके बाद नोकरेक मेघालय, इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। देन उसके बाद आपको याद रखना है सुंदरबन, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। एंड सिमलीपल, इट इज़ इन उड़ीसा। सिमलीपल टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। और ACF में क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू द मानस कि वो नेशनल पार्क, काजीरंगा जो है आपका रीजन है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, और काजीरंगा जो है वो अगर हम बात करें तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो क्वेश्चंस क्या है, मल्टी एंगल से ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं, बस हमें अप्रोच भी वैसे ही लेकर चलनी है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में याद रखना श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में है, ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश के दो आते हैं, एक पंचमरी और पन्ना, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट। नीलगिरी हिल्स पहला है, अस्थमलाई, ठीक है, ये जो है वो आपका केरला और तमिलनाडु के बीच में आता है, इस रीजन पर। यहाँ पर तमिलनाडु का एक और याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार, और ये गल्फ ऑफ मन्नार डुगोंग कंजर्वेशन के लिए भी फेमस है, डुगोंग कंजर्वेशन के लिए। नेशनल मैरीटाइम एनिमल कौन सा है, डॉल्फिन, गैंगटिक डॉल्फिन। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और कच्छ वाला याद रखना, इट इज़ इन गुजरात। तो ये सारे याद होने चाहिए। अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा है, नेशनल पार्क 107 है, टाइगर रिजर्व 58 है, 93 रामसर साइट्स है, सारी तो याद नहीं कर सकते, तो करना क्या है यार, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे याद करने हैं, प्लस साथ में लिंक करना है इनको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व के साथ। और एलिफेंट रिजर्व भी 33 है, नेशनल पार्क 107, रामसर साइट्स अभी के लिए 93, 33 एलिफेंट रिजर्व, 58 टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है, इजी रहेगा कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लें। तो अगर ये 18 याद हो जाते हैं तो एटलीस्ट इसमें से हम ये कह सकते हैं कि 18 से 20 तो हमें याद हो गए। फिर उसके बाद फंक्शंस अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन का फंक्शन रहता है, डेवलपमेंट का रहता है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मतलब रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, ये सब यहाँ पर होती है, स्पेशली रिलेटेड टू द कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दो ही चीज़ों पर काम किया जाएगा और तीसरी नहीं। सेकंड, कंजर्वेशन में क्या आता है, जेनेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करके रखना है, एंडेमिक स्पीशीज़ और इकोसिस्टम से रिलेटेड अगर हम बात करें कि वो स्पीशीज़ जो एक्सटेंट होने वाली है उनको कंजर्व करना। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने के लिए भी कंजर्वेशन ज़रूरी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के सिग्निफिकेंस में हम ये सभी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, लिंक कर सकते हैं इसको। देन उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट रोल भी रहता है, लॉजिस्टिक भी रहता है, कंजर्वेशन जो अभी हमने डिस्कस किया सारा ये सब वहीं पर है। फिर उसके बाद इनिशिएटिव्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव्स हैं।
तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में शुरू किया था। तो जो ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी आपको आगे के मेंशन मिलेगा इस PDF में। तो अगर आप इसका प्रिंट भी करवा लेते हैं तो सिंपल रहेगा। बट लेकिन कोशिश ये करनी है हमें कि अगर हम खुद नोट्स बनाते हैं इनके तो उससे ना हमें याद होगा, क्योंकि लिख कर याद करना ये हम भारतीयों की आदत है, सिंपल है। तो अगर आप इसको लिख भी लेते हो तो ये मत सोचना कि नोट्स बन रहे हैं, आप ये सोचना कि हम याद कर रहे हैं। तो फाइनल क्या होगा, फाइनल हमारे माइंड में होगा, सिंपल। फिर उसके बाद यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना 1971, और 12 है आउट ऑफ 18। अगर भारत की हम ये करें 18 बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें से 12 जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आते हैं। साउथ एंड सेंट्रल एशिया बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग इन चेन्नई, ये भारत ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए अकेले खुद से इनिशिएटिव नहीं लिया, बाकी सभी कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व किया। लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट इन कंजर्वेशन, बहुत कॉमन पॉइंट। और इसमें हाँ सरब 13 बिल्कुल मैम, क्योंकि वो पन्ना को भी इंक्लूड कर दिया वहाँ पे। ओके, तो ये ध्यान में रखना। लोकल कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं, कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं कंजर्वेशन के लिए। इसका एक कॉमन एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पे प्लास्टिक चेक पोस्ट लगाए गए हैं ताकि प्लास्टिक को एलिमिनेट कर सके, और वहाँ पर लोगों पे हेल्प ले रहे हैं। सिमिलर अगर हम बात करें तो सेक्रेड ग्रुप्स हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और पीपल का पेड़ इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव अगर हम बात करें तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तो क्या कर रहा है, कोलैबोरेशन को फोस्टर कर रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सेकंड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व एक कॉमन एग्जांपल है, जहां पर जो है वो अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो कंजर्वेशन फोकस किया जा रहा है, जैसे कि नेपाल और इंडिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 में हमने अडॉप्ट किए थे, और जो गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, और गोल नंबर 14 लाइफ बिलो द वाटर, ये दोनों जो है वो लिंक करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के साथ, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट या हम बात करते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक रिपोर्ट है ब्रटलैंड रिपोर्ट, आई थिंक शायद 1987 की वो रिपोर्ट है जिसमें मेंशन है सबसे पहले ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं ये आपको एग्जैक्ट करके बता दूंगा, बट लेकिन ईयर सेम है, रिपोर्ट का नाम भी सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बन रखा है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना है, UPSC 2014 में पूछा गया। The most important strategy for the conservation of biodiversity, together with the traditional human life, is the establishment of, options are biosphere reserve, botanical garden, national park, wildlife sanctuaries. नेहा मैम कह रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ऑप्शन ए। दीक्षा और ज्योति मैम आप बताओ। दीक्षा मैम ने कहा बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा इन सेतु समझते हो ना, इन सेतु क्या होता है, इन सेतु और एक्स सेतु। इन सेतु का मतलब हो गया कि जो स्पीशीज जहाँ पर है उसको वहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्स सेतु का मतलब हो गया कि उस स्पीशीज को वहाँ से लेकर आए और फिर अलग से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा इन सेतु और कौन सा एक्स सेतु? बायोस्फीयर रिजर्व इन सेतु है। ओके, और बोटानिकल गार्डन? नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इसमें हम एक्सेसिव भी बोल सकते हैं, बाहर से भी लाके, मतलब जैसे हम लॉयंस वगैरह नाम दिया से लेकर आए थे और उनको जहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था वो ऑलरेडी वाइल्ड नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बनाए नहीं अलग से। एक्सेटू है ना, इन सेतु। अच्छा, एक्स सेतु का मतलब ये हो गया जैसे कि जू, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक, वो उनको वहाँ से निकाल रहे हैं, चीता को लेकर आ गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ में चीता लेकर आए, अभी 12 बच्चे हैं, 12 के करीब बच्चे हैं शायद,
सो सपोज दैट कि उन 12 को और कंजर्व करने के लिए उनको क्या किया, जू में भेज दिया, दैट इज़ एक्स सिटी। बट लेकिन अगर वो वहीं है, उसी नेशनल पार्क में है, तो वो इन सिटू है। क्लियर? Yes.